हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था मैंने कि स्टेगनम के अंदर स्पोरोफाइट का क्या स्पेशल फीचर है। हमने इसका आधा स्ट्रक्चर थ्योरी से कंप्लीट कर लिया था। आज जो बाकी का स्ट्रक्चर है इसे मैं थ्योरी से कंप्लीट करना, डायग्राम से तो मैं आपको समझा चुकी हूँ, कुछ पोर्शन थ्योरी से आपको एक बार बताना है, वो देख लीजिए। उसके साथ ही अब हम इसका डिस्पर्जल यानी कि स्पोर्स का डिस्पर्जल एंड देन जर्मिनेशन पढ़ेंगे। चलिए फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कि इसका जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है जो वो हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है, ये स्यूडोपोडियम होता है, आर्चिगोनियल ब्रांचेस से बनता है। उसके साथ ही जो अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो फुट और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ये एक आर्चिगोनियम ब्रांच जिसे सूडोपोडियम कहते हैं, जो कि अपनी लेंथ इंक्रीज कर लेती है जिससे कि पेरिकाइटम से ये बाहर आ पाए स्पोरोफाइट, इसलिए इसे सूडोपोडियम कह रहे हैं। अब ये सूडोपोडियम की सेल्स और जो ये स्पोरोफाइट है इसके कैलिप्ट्रा की सेल्स मिलके यहाँ पर इस फुट को कवर करते हैं, इसे वेजिनुला कहते हैं। इसके चारों तरफ अब हम बात करते हैं इसका, यहाँ इसके आउटर इधर उधर के स्ट्रक्चर तो सारे पढ़ लिए, अब इसका एक्चुअली स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है वो पढ़ते हैं थ्योरी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुट की बात करें तो फुट कैसा होता है, बल्बस है, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटल सेल्स। ठीक है, जैसा कि आपको बताया था बल्बस नेचर में होता है, पैरेन्काइमेटल सेल्स से बना हुआ है। मेन फंक्शन क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटीरियल फॉर द डेवलपिंग स्पोरोफाइट के, जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है उसके लिए फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना, किससे, गैमेटोफिटिक थैलस से, क्योंकि ये सेमी पैरासिटिक होता है नेचर में। कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल यहाँ पे स्फेरिकल है जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। ये देखिए फुट की बात की थी तो बल्बस था। ये सब मैं आपको डायग्राम से बता चुकी हूँ, थ्योरी से बताने का सिर्फ ये रीज़न होता है कि ताकि आपको समझ में आ जाए, आप नोट डाउन कर पाएँ और जो पॉइंट अगर मुझसे मिस हो जाते हैं तो आप उन्हें वहाँ से देख पाएँ। ये है कैप्सूल जो कि स्फेरिकल है और ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, जैसा कि आपको स्फेग्नम में मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर दिखाया था, तो आपको यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर का कैप्सूल यहाँ दिखेगा। ठीक है, उसी के साथ में ये कंटेन करता है सेंट्रल में कॉल्यूमेला विच इज़ ओवर आर्क्ड बाय अ डॉम शेप्ड, यहाँ पे डॉम शेप्ड है, स्पोर्स सेक कंटेनिंग हैप्लोइड स्पोर्स। तो यहाँ पर इस इतनी बड़ी लाइन का मीनिंग ये है कि सेंटर में कॉल्यूमेला होता है जो कि एक डॉम शेप, डॉम का मतलब गुंबद के आकार का। ठीक है, जैसा कि मंदिर वगैरह पे आप एक डॉम शेप देखते हैं, वो गुंबद, उस गुंबद के आकार का किलों पर उस डॉम शेप का यहाँ पे एक स्पोर्ट्स एक होता है, उस स्पोर्ट्स एक के अंदर स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पोर्ट्स किससे बनते हैं, एंडोथीशियम में, एंडोथीशियम के अंदर जब डिवीज़न होता है जिससे कि स्पोर मदर सेल बनती है, उनके अंदर मियोसिस होता है, उससे यहाँ पर हैप्लोइड स्पोर बनते हैं। तो जो स्पोर्ट्स एक ही हैप्लोइड स्पोर्स को कंटेन करके रखता है, स्पोर टेट्रा प्रेजेंट होते हैं, देन स्पोर जब आपस में टेट्राड से भी फ्री हो जाते हैं तो वो स्पोर, हर स्पोर कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया कि कॉल्यूमिला है और ये है स्पोर्ट्स एक जो कि स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करता है जिसके अंदर हैप्लोइड स्पोर है। अब द आउटर लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल इज कॉल्ड एपिडर्मिस। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है ये किससे कवर रहता है, जैकेट लेयर से 2 to 3। अब ये जो सबसे आउटर लेयर है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस आर कॉम्पैक्ट लेयर एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि आपने किसके अंदर पढ़ा था, एंथोसिरोज के अंदर, कि उसकी एपिडर्मिस की सेल्स के पास तो स्टोमेटा था, यानी कि अगर हम उसकी जैकेट की बात करें स्पोरोफाइट की तो आउटर वाले सबसे बाहर की लेयर थी से एपिडर्मिस करते, वहाँ स्टोमेटा था, और जो फोर्थ वाली सेल थी उनके पास क्लोरोप्लास्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी एपिडर्मिस के पास ही क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस का काम करेंगी एक तरह से, क्योंकि ये सेमी पैरासिटिक के नेचर में हाफ ऑफ डिपेंडेंट है फूड के लिए। तो जो इसकी आउटर लेयर है इस स्पोरोफाइट की, उस एपिडर्मिस का जिनके पास क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर ये फूड पैरेन्काइमेटस हैं। चलिए नेक्स्ट, इट हैज़ मैनी नॉन फंक्शनल एंड रूडिमेंट्री स्टोमेटा। रूडिमेंट्री स्टोमेटा क्योंकि एंथोसिरोज के अंदर जो स्टोमेटा थे वो फंक्शनल थे, यहाँ पर आकर स्टोमेटा कैसे हो गए, नॉन फंक्शनल, रूडिमेंट्री का मतलब अब ये काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उनका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लेकिन उनका जो फंक्शन है वो स्टॉप हो चुका है। यंग स्पोरोगोनियम की बात करें, स्पोरोफाइट की बात करें तो सर्कुलर कॉन्वेक्स डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द कैप्सूल इज कॉल्ड ऑपरक्यूलम। यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा क्या प्रेजेंट है, देखिए डिस्क कैसी है, सर्कुलर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरह से कॉन्वेक्स दिख रही है, ये एक सर्कुलर कॉन्वेक्स डिस्क प्रेजेंट है जो कि किसका फॉर्मेशन कर रही है, ऑपरक्यूलम का। ऑपरक्यूलम को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी एक बॉटल पे आप लीड लगाते हैं, लीड का मतलब कैप, ये वो कैप की तरह है जो कि उस स्पोरोगोनियम को, जब उसमें से स्पोर लिबरेट होंगे तब ये कैप खुल जाएगी और स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे, जिसे ऑपरक्यूलम कहा गया। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कैप्सूल रीजन बाय अ सर्कुलर रिंग लाइक ग्रूव और थिन वॉल सेल्स कॉल्ड एनिलस।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एन्युलस इसके चारों तरफ इनके बीच में यानी एपिडर्मिस और इस रीजन के बीच में एक पतली सी छोटी छोटी स्मॉल सेल्स जो कि पतली हैं उन्हें एन्युलस कहा गया, उनसे ये सेपरेटेड रहता है। तो ये ओपर्क्यूलम इससे किनसे सेपरेटेड रहता है, एन्युलस की सेल से। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता चुकी थी, यहाँ पे आपको थ्योरी से भी कवर करा दिया। चलिए अब इसका डिस्पर्जल पढ़ते हैं कि ये डिस्पर्स्ड कैसे होंगे स्पोर्स इसके अंदर से। स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हमें पढ़ना था अब स्फेग्नम के अंदर लास्ट पॉइंट उसका कि इनके अंदर स्पोर्स का लिब्रेशन कैसे होता है, जर्मिनेशन कैसे होता है। सो आपको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ आपका स्फेग्नम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि टर्म्स क्या क्या थी, कैलिप्ट्रा, एन्युलस, ओपर्क्यूलम। इसके अंदर जो स्पोर्स लिब्रेशन की बात कर रहे हैं हम कि स्पोर्स लिब्रेशन कैसे होंगे, डाइसेंस कैसे होगा इस स्पोरोफाइट का, तो उसके अंदर आपको एन्युलस, ओपर्क्यूलम, कोल्यूमेला, रूडिमेंटरी स्टोमेटा, इन पर ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब ड्राई कंडीशन आएंगी तो ड्राई कंडीशन आने की वजह से ये स्पोरोफाइट धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा। अब इसके ड्राई होने के जो स्टेजेस हैं, यानी कि इसमें ड्राई होने के लिए सेल्स अलग अलग तरह से अपना अपना रोल प्ले करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब धीरे धीरे ड्राई होगा तो इसकी जो कॉल्यूमेला की सेल्स हैं ये ड्राई होने लगेंगी, ये सूखने लगेंगी और श्रिंक होने लगेंगी, जिसकी वजह से ये राउंड की जगह कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। इसे आप मतलब स्फेरिकल की जगह कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ये जो आपको राउंड राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है उसकी जगह पे सोच के देखिए कि जब इसकी सेल्स श्रिंक हो जाएंगी तो ये किस तरह से हो जाएगा, स्फेरिकल की जगह ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा, बेलनाकार, जैसे हिंदी में कहते हैं। स्फेरिकल का मतलब राउंड, तो मतलब सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार। तो इन पे जब ये श्रिंक होंगे तो प्रेशर लगेगा अंदर साइड, ये इस तरह से सिलेंड्रिकल दिखने लगेगा। फर्स्ट थिंग ये हो रही है। साथ साथ में इनके ये जो बाहर साइड की एपिडर्मिस की सेल्स हैं, ये एपिडर्मिस की सेल्स भी ड्राई होने लगेंगी, ठीक है। और ड्राई होने के साथ साथ अब यहाँ पर ये जो ओपर्क्यूलम की सेल्स हैं, क्या क्या ड्राई हो रहा है, कॉल्यूमेला की सेल्स अंदर अलग लेवल पे ड्राई हो रही हैं, वो श्रिंक हो रही हैं धीरे धीरे। उसके साथ यहाँ पे जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं ये ड्राई होंगी, ये जो ओपर्क्यूलम की सेल्स हैं ये ड्राई होंगी, और इनके साथ साथ ये जो एन्युलस की सेल्स है ये तो सबसे ही थिन सेल्स हैं। ये सेल्स तो क्या होंगे, बिल्कुल ही सूख कर टूट फूट जाएंगी, एकदम झड़ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, कॉल्यूमेला की सेल्स थोड़ी बड़ी हैं, साइज़ में थिक हैं, तो ये धीरे धीरे करके ड्राई होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पर एन्युलस की सेल्स बिल्कुल एयर से सनलाइट से ड्राई होकर रप्चर हो जाएंगी, बिल्कुल टूट फूट जाएंगी। इसी के साथ साथ जो ओपर्क्यूलम की सेल्स हैं इनके अंदर भी श्रिंकिंग होगी, मतलब ये भी ड्राई होंगी क्योंकि ये भी आउटर लेयर है, और एपिडर्मिस की सेल्स भी श्रिंक होंगी। ये सब तो श्रिंक होने के रीज़न हुए, मतलब ये धीरे धीरे करके सारी ही सेल्स अपने अपने लेवल पे श्रिंक हो रही हैं। अब श्रिंक होने से ही स्पोरोफाइट लिबरेट नहीं कर देगा स्पोर्स को, इसमें और भी मतलब और भी कई तरीके के मैकेनिज्म होंगे। अब यहाँ पर जो हमने रूडिमेंटल स्टोमेटा की बात करी थी, रूडिमेंटल स्टोमेटा मतलब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर हैं लेकिन वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना, क्योंकि इनके पास में स्टोमेटा तो है लेकिन गैसेस का एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे ड्राई हो रहा है सब कुछ तो स्टोमेटा के अंदर से एयर आएगी और ये एयर इस कैप्सूल के अंदर फिल होना स्टार्ट होगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए आप इसे कि अब जब ये एयर आई तो एयर इस कैप्सूल के अंदर फिल होना स्टार्ट हुई, और फिल भी कहाँ हो रही है, इस कॉल्यूमेला रीजन के पास में। उस वजह से इस स्पोर सेक पे एक प्रेशर लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जब इसके अंदर बहुत सारी एयर फिल हो गई, सारे स्टोमेटा जितने भी रूडिमेंटल स्टोमेटा थे उनसे एयर आई, एयर इनके अंदर फिल हुई, और जैसा कि आपको पता है इस कॉल्यूमेला की सेल्स कैसी हो चुकी है, श्रिंक हो चुकी है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल की जगह सिलेंड्रिकल हो चुका है। उस वजह से इस पर प्रेशर लग रहा है, और उन प्रेशर लगने के साथ साथ ये जो सेल्स हैं ये यहाँ पे एक फोर्स को जनरेट कर रही हैं। ये फोर्स जनरेट करने से इसकी जो सेल्स हैं, स्पोर सेक की सेल्स, ये रप्चर हो जाएंगी, और यहाँ पर जो ये ओपर्क्यूलम है इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा आउटर साइड से कि देखिए जब सारे ही सेल्स, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये देखिए कोई एक राउंड थिंग है, ठीक है। अब इसमें अंदर की सेल्स यानी कि ये वाली सेल्स जब श्रिंक हो रही हैं, ठीक है, तो उस वजह से जब ये ऐसे इसके साइड में प्रेशर लगेगा, जब ये श्रिंक होंगी तो अंदर की सेल्स ऐसी हो गई इसकी,
ठीक। तो जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है, इनके श्रिंक होने से ये भी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सेल्स हैं और धीरे धीरे करके ये सेल्स और श्रिंक होती जाएंगी। अब यहाँ से जो ये एयर आई है स्टोमेटा के थ्रू, यहाँ पर ये एयर इतनी ज़्यादा फोर्स जनरेट करेगी और उसके साथ साथ ही ये इसकी एपिडर्मिस की सेल्स और इसकी एन्युलस की सेल्स ये सारी ही रप्चर होती जा रही हैं। उस वजह से इसे आप यहाँ देखिए, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल में भी एकदम इस तरह का दिखाई देने लगेगा, ठीक। और यहाँ पे जो ये सेल्स हैं इसके अंदर इतनी एयर फिल रहेगी कि इसकी, अब ये जो स्पोर सैक है, यहाँ पर जो स्पोर सैक प्रेजेंट है, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगी क्योंकि इनको बाहर निकलना है, तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगी। तो ये जो स्पोर सैक है ये वाला, ये स्पोर सैक क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, ये टूट जाएगा जगह जगह से। इसके टूटने से यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और इसके ब्रेक होने से ये स्पोर सारे यहाँ पर इस कॉल्यूमेला के मतलब इस स्पोरोगोनियम के अंदर लिबरेट हो जाएंगे। और इन स्पोर्स के लिबरेट हो जाने से अब इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर इस ऑपरक्यूलम के ऊपर लगेगा, ये जो इनके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इस यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्स भी आ चुके हैं और एयर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये सारे ही इस ऑपरक्यूलम पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे कि ये एक बहुत ही तेज फोर्स के साथ ओपन हो जाएगा और दूर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए जैसे कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को सोचिए, उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप जब सेक करते हैं, जैसे कि आप जो भी स्प्राइट वगैरह जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको जब आप सेक करते हैं या सोडा, तो उसके अंदर इतना ज़्यादा एयर प्रेशर कंटेंट हो जाता है कि वो एयर प्रेशर ऊपर लीड के ऊपर फोर्स लगाता है। लीड मतलब जो उसका कैप होता है उसके ऊपर फोर्स लगाता है और वो अगर आप अगर उसको लूज़ कर दें, उसकी सील को ब्रेक कर दें उस कैप की, तो उसमें इतनी एयर होती है कि वो उस कैप को अपने आप ही ओपन करके उसमें से बाहर आ सकता है। वैसा ही यहाँ पर भी होगा कि इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होगा कि ये जो इसका ऑपरक्यूलम है, इस ऑपरक्यूलम को खुद ही हटाकर सारे स्पोर्स एक फोर्स के साथ बाहर आएंगे और ये फोर्स अब आपको यहाँ पे येलो कलर की, इस तरह से येलो ऑरेंजिस कलर की आपको एयर दिखने लगेगी। जहाँ पर भी स्पोर्स लिबरेट होंगे स्फेग्नम के, वहाँ पे आपको येलो या ऑरेंज कलर की एयर दिखने लगेगी। और इस तरह के जो स्पोरोफाइट के डाइसेंस के मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि ये एयर गन मैकेनिज्म या एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म है। एयर गन का मतलब एयर ने एकदम गन की तरह प्रेशर करके स्पोरोफाइट के ऑपरक्यूलम को मतलब हटा दिया और स्पोर्स लिबरेट कर दिए, तो इसे एयर गन या कौन सा एयर गन या एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं। ये बहुत सारे आगे भी आप पढ़ेंगे, जहाँ भी लिब्रेशन होना होगा स्पोर्ट्स का या पोलन्स का, वहाँ पर ये मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना इसके स्पोरोफाइट के अंदर एयर गन या एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म यूज़ होता है। चलिए अब इससे एक बार थ्योरी से कवर कर लीजिए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर हम स्पोरोफाइट के डाइसेंस की बात करें तो देखिए, सनी डेज जब गर्मियों के दिन होते तो कॉल्यूमेला ऑफ मैच्योर कैप्सूल राइज अप, सूखने लगती हैं, ब्रेक डाउन एंड फॉर्म अ लार्ज एयर कैविटी बिलो द स्पोर सेक। यहाँ पे एयर सेक नहीं स्पोर सेक है कि जब ये बहुत ज़्यादा ड्राइज अप हो जाती है और टूट जाती है तो इसके अंदर एक बड़ी सी कैविटी बन जाती है, ठीक है। और उस कैविटी के कारण वहाँ पर अब कैविटी में क्या होता है, एयर एंटर इन द कैविटी थ्रू द रूडिमेंट्री स्टोमेटा। रूडिमेंट्री स्टोमेटा से उस कैविटी में एयर एंटर करती है। द वॉल ऑफ द कैप्सूल ड्राइज अप। अब जो कैप्सूल की जो वॉल थी एपिडर्मिस, वो ड्राइज अप मतलब सूखने लगती है। और किसके इन्फ्लुएंस से, सन के इन्फ्लुएंस से, सिंपल सी बात है क्योंकि ड्राई कंडीशन है। तो जो वॉल ऑफ द कैप्सूल ड्राइज अप एंड स्फेरिकल फॉर्म ऑफ द कैप्सूल ग्रेजुअली बिकम सिलेंड्रिकल, कि धीरे धीरे करके जो स्फेरिकल फॉर्म होती है वो सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। द सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार, गोलाकार से वो बेलनाकार हो जाता है। द इम्प्रेस्ड एयर in the capsule is compressed and held under considerable pressure due to change in the shape of the capsule। अब जो ये इम्प्रेस्ड एयर है यानी कि जो उस कैप्सूल के अंदर जो कॉल्यूमेला से जो कैविटी बनी है, उस कैविटी के अंदर उस कैविटी के अंदर जो ये एयर है ये स्टोमेटा से, जो रूडिमेंट्री स्टोमेटा से जो अंदर फिल हो चुकी है,
अब ये उस एयर मतलब जो कैविटी में जो एयर है उसके अंदर आ जाने से अब उसके ऊपर वो प्रेशराइज हो रही है। क्यों प्रेशराइज हो रही है? क्योंकि कैप्सूल की जो स्ट्रक्चर है, जो कैप्सूल का जो एक वॉल्यूम था वो वॉल्यूम कम हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। उस वजह से उस पर प्रेशर लग रहा है। देखिए यहाँ पे यही लिखा है कि द एम्प्लॉयज्ड एयर, जो कैप्सूल के अंदर जो एयर भरी हुई है इन द कैप्सूल इज कंप्रेस्ड हो रही एंड हेल्ड अंडर कंसिडरेबल प्रेशर। और उसके ऊपर क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है ड्यू टू चेंज इन द शेप ऑफ द कैप्सूल। मतलब कैप्सूल की शेप चेंज होने की वजह से उस पर प्रेशर लग रहा है। और ऑपरक्यूलम आल्सो ड्राइज अप, उसके साथ साथ ऑपरक्यूलम भी यहाँ पे सूख जाता है, श्रिंक हो जाता है। ड्यू टू दिस लिटिल डिफरेंस इन द टेंशन इज द सेटअप, इट पुट्स अ स्ट्रैंड ऑन द थिन सेल्ड एन्युलर सेल विच फाइनली रप्चर। तो सिंपल सी चीज़, एन्युलस की सेल्स भी यहाँ पे रप्चर हो जाती हैं। और उसके साथ ही द ऑपरक्यूलम इज ब्लो ऑफ विच एक्सप्लोसिव फोर्स। जब इतनी सारी सेल्स एकदम क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ऑपरक्यूलम पर एक प्रेशर से वो प्रेशर लगता है और वो क्या होता है, एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ ब्लोन ऑफ हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। और द प्रेशर ऑफ इम्प्रेस्ड एयर आल्सो रप्चर द स्पोर सेक, उसी के साथ स्पोर सेक जो होता है वो भी रप्चर हो जाता है। और क्लाउड ऑफ येलो या ऑरेंज कलर के बादल की तरह आपको वहाँ पर जहाँ भी स्पोरोफाइट डाइसेंस होगा वहाँ पे आपको येलो या ऑरेंज कलर के क्लाउड्स की तरह दिखाई देगा। ये जो मेथड है एयर गन या एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसे आप आई थिंक तो जैसे मैंने आपको समझाया उस अकॉर्डिंग समझेंगे तो ईजी रहेगा। सिंपल सा एग्जांपल याद रखिए कि आप जो भी स्प्राइट या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसको आप जब सेक करते हैं तो उसके अंदर इतना एयर प्रेशर जनरेट हो जाता है कि अगर उसको लीड को लूज़ कर दिया जाए तो उसको उसी फोर्स से हटा के वो बाहर निकल सकता है। तो इसके अंदर भी यही मैकेनिज्म चलता है जिसे एयर गन या एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि जब ये स्पोर्स निकल चुके हैं तो ये स्पोर्स का जर्मिनेशन कैसे होगा। अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो यहाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए यहाँ पे स्पोर्स का लिब्रेशन के लिए दिखा रखा है कि ये कॉल्यूमेला था, इस कॉल्यूमेला के अंदर कैविटी बन गई। ये देखिए ये कॉल्यूमेला था, इस तरह से राउंड था, धीरे धीरे करके इसकी सेल्स रप्चर हुई तो यहाँ पर ये इस तरह से दिखने लगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर इस तरह से एयर से एक बन गया, ये ऑपरक्यूलम बाहर निकल गया, मतलब इस फोर्स से हटा और यहाँ पर ये स्पोर्स बाहर निकल गए। तो ये सब आपको जो भी मैंने वहाँ समझाया उसके बारे में एक फुटेज है, इससे अगर आपको समझ आई तो आप और इजीली समझ सकते हैं। चलिए हमें जो पॉइंट पढ़ना था वो था इनके अंदर जर्मिनेशन कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं कि अगर हम जर्मिनेशन की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक्साइन और इंटाइन एक दो लेयर से बने हुए होते हैं, उनके ऊपर दो कवरिंग पाई जाती हैं। बाहर वाली को एक्सोस्पोर कहते हैं या एक्साइन, और अंदर वाली को इंटाइन या एंडोस्पोर कहते हैं। एक्सोस्पोर के ऊपर एक ट्राई रेडिएट रीज मिलती है, यानी कि एक उभार मिलता है। इस तरह से ये उभार है, ये ट्राई रेडिएट रीज क्या है, जो बाहर वाली लेयर है यानी कि जो एक्सोस्पोर है उसके ऊपर है। अब इस जब स्पोर जर्मिनेट होने वाले होते हैं तो ये वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद इनके अंदर की जो इंटाइन होती है, जो एक्साइन और इंटाइन, तो एक्साइन तो रप्चर हो गई, अब इंटाइन इनके अंदर से जर्म ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। अब ये जर्म ट्यूब के अंदर एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिससे कि दो सेल्स बन जाती हैं। अब इस 2 सेल्ड स्टेज के अंदर फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं, उससे 4 सेल्ड स्टेज बनती है। और ये 4 सेल्ड स्टेज के अंदर अब धीरे धीरे करके जो अपर, देखिए यहाँ पे एक ट्रांसफर डिवीजन हो तो 2 सेल्ड बनी, फिर सेकंड ट्रांसफर डिवीजन हो तो 3 सेल्ड, देन 4 सेल्ड स्टेज आएगी। तो जो 4 वाली सेल है, जो अपर वाली सेल है, वो अपर वाली सेल के अंदर इस तरह से यहाँ पे एक डिवीज़न होगा जिससे कि लेफ्ट एंड राइट स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से लेफ्ट लोब और राइट लोब के अंदर वो डिफ्रेंशिएटेड होगा और यहाँ पर आपको एक प्राइमरी प्रोटोनिमा मिलेगा। ये प्राइमरी प्रोटोनिमा की जो सेल्स हैं, एपिकल सेल्स और मार्जिन्स के सेल्स डिफ्रेंशिएटेड होंगी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन करेंगी और धीरे धीरे करके इनसे लीफ बर्ड्स निकलेंगी, राइजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा और पूरा ही थैलस बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जर्म ट्यूब निकली, जर्म ट्यूब के अंदर 3 ट्रांसफर डिवीज़न होने से क्या बना, पहला फर्स्ट ट्रांसफर डिवीजन 2 सेल्ड स्टेज, देन कंटिन्यू ट्रांसफर डिवीजन से 4 सेल्ड स्टेज में थी। अपर वाली सेल के अंदर एक वर्टिकल डिवीज़न होगा, उससे क्या बनेगा, इस तरह से हार्ट शेप जिसे आप कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिससे राइट वाली जो सेल्स होगी वो राइट लोब को बनाएंगी, लेफ्ट वाली सेल लेफ्ट लोब को बनाएगी। इस तरह से यहाँ पे एक लीफी थैलोइड, जैसे कि स्फेग्नम का कैरेक्टर था कि इनके अंदर जो प्राइमरी प्रोटोनिमा है वो थैलोइड होता है, यानी कि गैमेटोफोर में थैलोइड और उसके बाद में लीफी मिलता है। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या है, जैसे लीफी
थैलोइड होगा। अब इससे राइजोइड्स का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे करके इसकी मार्जिन्स और इसकी एपिकल सेल्स में डिवीज़न होगा और इनसे धीरे धीरे करके आपको गैमेटोफोर का डेवलपमेंट दिख जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी यही पॉइंट बताए गए हैं। चलिए, इसी के साथ इनका जर्मिनेशन भी कंप्लीट होता है। अभी भी आप कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी जो थ्योरी है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए, इच स्पोर इज यूनिन्यूक्लिएट ट्राइंगुलर टू स्फेरिकल एंड हैज़ टू लेयर वॉल थिन और ट्राइरेडिएट मार्क, यानी कि सिंपल सी चीज़, यूनिन्यूक्लिएट सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये स्फेरिकल से लेके मतलब त्रिकोणा तक हो सकता है और इसके ऊपर एक ट्राइरेडिएट मार्क होता है। ये 2 लेयर्ड होता है जिसमें से जो आउटर लेयर होती है एक्साइन वाली ऑर्नामेंटेड होती है, इनर वॉल स्मूथ होती है, इसे इंटाइन कहते हैं। स्पोर जैसे ही मतलब स्पोर या तो डायरेक्ट या फिर कुछ मंथ के बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वाटर को अब्सॉर्ब करके स्वेलअप हो जाएगा और स्वेलअप होने के बाद इसकी एक्साइन रप्चर होगी, इंटाइन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ अ जम ट्यूब, मतलब इंटाइन एक जम ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। ये जम ट्यूब डिवाइड होगी ट्रांसवर्सली, जिससे कि 2 to 4 सेल स्टेज एक ग्रीन फिलामेंट बनेगा। इसमें से जो टर्मिनल सेल है ये फिलामेंट की डेवलप टू कटिंग फेज, यानी कि इस तरह से एक वर्टिकल डिवीजन होगा, जैसे कि 2 कटिंग फेज यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से 2 कटिंग फेज बन गई, जिनसे कि इन 2 कटिंग फेज से धीरे धीरे और डिफ्रेंशिएटेड होकर आपको इस तरह से प्राइमरी प्रोटोनेमल फिलामेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द टर्मिनल सेल्स ऑफ द फिलामेंट डेवलप 2 कटिंग फेज, 2 कटिंग फेज को बना देगी। इट कट सेगमेंट ऑल्टरनेटिव ऑन द राइट एंड लेफ्ट एनल फॉर्म ग्रीन सिंगल सेल थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जिससे कि राइट एंड ग्रीन मतलब राइट सेल्स राइट वाली लोब को और लेफ्ट सेल्स लेफ्ट वाली लोब को बनाएगी। इस ग्रीन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे, मतलब लीफी स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी प्रोटोनेमा। अब इसकी जो एपिकल सेल्स हैं लूजेस इन एक्टिविटी एंड सम मार्जिनल सेल्स ऑफ द प्लेट लाइक प्रोटोनेमा बिकम एक्टिव। अब इसकी जो एपिकल सेल्स हैं, यानी कि अगर ये इसी तरह से ग्रोथ करता रहा तो ये तो लीफी ही हो जाएगा, तो इसकी जो एपिकल सेल्स हैं ये अपनी जो ग्रोथ है उसे स्टॉप करेंगे। अब इसकी मार्जिनल सेल्स एक्टिव होंगी और इनके मार्जिनल सेल्स के एक्टिव होने से क्या होगा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा का फॉर्मेशन होगा। फिर धीरे धीरे राइजोइड्स एंड लीफ बड्स बनेंगे और बड्स ग्रेजुअली डेवलप इनटू लीफी गैमेटोफोर और ये धीरे धीरे करके लीफी गैमेटोफोर को बना देंगे। तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए स्टार्टिंग में ये लीफी दिखेगा, अब इसकी जब ये ग्रोथ रुक जाएगी तब ये धीरे धीरे करके यहाँ पे इसे प्राइमरी प्रोटोनेमा का आता है और इससे धीरे धीरे डेवलप होकर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेंगे और सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं और धीरे धीरे से लीफी गैमेटोफोर डेवलप हो जाएगा। सो ये यहाँ पर जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स भी कंप्लीट होता है और ऑलमोस्ट आपका स्पेगनम कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के अंदर बात करें तो ये जो स्पेगनम है, स्पेगनम में मेल एंड फीमेल, मेल ब्रांच पे क्या बनेगी एंथ्रीडियम, फीमेल ब्रांच पे क्या बनेगा आर्चिगोनिया। आर्चिगोनियम में एग बनेगा, एंथ्रीडियम में एंथ्रीजॉइड, फर्टिलाइजेशन होगा, ऊस्पोर यानी कि मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा। ये जायगोट जब डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं जायगोट के डिवीज़न से स्पोरोफाइट बनेगा। ये स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स बनेंगी, ये स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होगा जिससे कि स्पोर्स बनेंगे और ये स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होंगे, यानी कि इनके अंदर माइटोसिस होगा और इनके अंदर माइटोसिस से पहले लीफी गैमेटो मतलब लीफी थैलोइड नेचर का प्रोटोनेमा बनेगा। पहले प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा जो कि थैलोइड होगा, देन लीफी गैमेटोफोर बनेगा और स्पेगनम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको वही चीज़ कि आप इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल मिलती है। यहाँ पर अभी तक जो लाइफ साइकिल थी वो हैप्लोइड थी और ये थी डिप्लॉइड, तो ये तो हैप्लो एंड ये डिप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो ये कैसा है, हैप्लोइड है थैलस। वेजिटेटिव किस किस से हो रहा था, रीजनरेशन के थ्रू और सेकेंडरी प्रोटोनेमा के थ्रू एंड इनोवेशन के थ्रू। इन सभी से स्पेगनम जो बनेगा वो हैप्लोइड होगा नेचर में। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ स्पोरोफाइट मतलब स्पेगनम भी कंप्लीट होती है, जो कि एज इट इज़ बाकियों की तरह ही है, बस वेजिटेटिव में थोड़ा ध्यान रखना है हमको, इनोवेशन, सेकेंडरी प्रोटोनेमा एंड रीजनरेशन। इसी के साथ आपका स्पेगनम भी कंप्लीट होता है एंड यहाँ पर आपके पूरा ब्रायोफाइटा कंप्लीट होता है और आपकी जो कोर्स है वो भी कंप्लीट होता है। अब आपको रिवीजन करना है और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।